सपोज करते हैं जी कि हमारे पास एक कैनन है। उस कैनन के अंदर से हम फायर करते हैं और जिस टाइम हम लोग फायर कर रहे होते हैं तो हम सपोज करते हैं कि उस टाइम हमारे पास कोई ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारे पास ग्रेविटी फ्री पाथ है। जिस टाइम ग्रेविटी फ्री पाथ होगा तो हमें ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन शो करनी होगी, उसने डाउनवर्ड बेंड नहीं होना होगा। सिमिलरली अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो उस टाइम जो इसकी मोशन होगी वो सिंपल वर्टिकल मोशन बन जाएगी, इसने सिंपली डाउनवर्ड मूव कर देना होगा। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही हो तो ना ये बिल्कुल डाउनवर्ड मूव करेगा और ना ही ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, बल्कि इसकी मोशन कर्व फॉर्म में आएगी जो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ये जो इसके अंदर बेंडिंग आ रही होती है इसी बेंडिंग को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं। अब अगर इस बेंडिंग के अंदर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये बेंडिंग हमारे पास बेसिकली आ रही होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो हमारे सब्जेक्ट ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन शो करनी थी जो कि हमारे पास ग्रेविटी फ्री पाथ की बनी हुई है। इसके अलावा अगर इस मोशन के अंदर एक और पॉइंट अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दो डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिजेंटली भी मूव कर रहा है एज वेल एज वर्टिकली भी मूव कर रहा है हमारे पास। तो इस तरह की मोशन जिसमें हमारे पास जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व हुई हुई हो और टू डायमेंशंस भी आ रही हो तो इस तरह की मोशन को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं। अगर इसकी मेजर और एग्जांपल देखना चाहें तो लेट्स सपोज दैट द मोशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल होती है। या जिस टाइम मोशन ऑफ बुलेट को ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द गन तो उसको भी हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल को ही सॉरी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। या फिर मोशन ऑफ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर इनटू एयर, ये जो हमारे पास मोशन है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल होती है। जो फुटबॉल की पिक्चर है यहाँ से हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि फुटबॉल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, मतलब इसमें यहाँ पर टू डायमेंशंस शो हो रही हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं जी टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब टू डायमेंशनल मोशन हो, जो कि अभी हम लोग प्रीवियस फिगर में देख भी चुके हैं कि इसमें हमारे पास दो डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही होती हैं, एक्स एक्सिस भी यूज हो रहा है और वाई एक्सिस भी यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास टू डायमेंशन है। इसके अलावा जो यहाँ पे कर्व आप लोगों ने पिछले फुटबॉल वाली पिक्चर में भी देखा है और स्टार्ट में कैनन वाली फिगर में भी देखा है कि जो हमारे पास कर्व बन रही होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी बन रही होती है। तो टू डायमेंशनल मोशन जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही इन्वॉल्व हो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं। So two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity is called projectile motion। की पॉइंट इसके अंदर यही है जी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें सिंपल एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, वही एग्जांपल यहाँ पे लिखी भी हुई है। द मोशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर इनटू द एयर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेजेक्ट्री आ जाती है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है जी? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा होता है एयर के अंदर वो उसका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस पिक्चर के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक कैनन से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को शूट करते हैं तो वो पहले अप बढ़ जाती है फिर डाउनवर्ड बन जाती है, तो ये पैराबोलिक शेप हमारे पास बन रही है, तो ये हमारे पास ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और कैनन है जिसको हम लोग एक हाइट से डाउनवर्ड किसी भी चीज़ को अगर हम लोग हिट कर रहे हैं तो जो उसका हाफ कर्व सी बनी हुई है ये भी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। सो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है जी वो ओरिजेंटल एक्सिस में भी मूव कर रहा होता है और वर्टिकल एक्सिस में भी मूव कर रहा होता है, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ ओरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर करता है और कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करता है। अगर हम लोग ओरिजेंटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और पॉइंट ए से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो कर देता हूँ। अब अगर पॉइंट ए के ऊपर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर इसके पास जस्ट ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज वी एक्स, जिसको हम लोगों ने ब्लू एरो से इंडिकेट किया हुआ है। अब अगर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो जितने भी ब्लू कलर के एरो हैं जो कि ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे हमारे पास सेम है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ओरिजेंटल वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। सिमिलरली अगर आप ग्रीन तरह के एरोस को ऑब्जर्व करें तो ए पॉइंट के ऊपर ग्रीन तरह का एरो बना हुआ ही नहीं है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ए पॉइंट के ऊपर कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप ए से डाउनवर्ड मूव करते हैं
सेकंड पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो आप लोगों को एक ग्रीन तरह का एरो नजर आएगा, थर्ड पॉइंट भी नजर आएगा और सी पॉइंट के ऊपर भी नजर आ रहा है। अगर आप ग्रीन कलर्स के एरोस को गौर से देखें तो इनके साइज आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये चेंज हो रहा है। पॉइंट ए के ऊपर बिल्कुल जीरो था, लेकिन जब आप पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो साइज है एरोस का वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर चेंजिंग विद टाइम। सिमिलरली अगर आप लोग इसके ओरिजेंटल कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करें तो वो हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास ओरिजेंटल एक्सिस में एक्सेलरेशन फिर जीरो है, बिकॉज ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, दैट्स व्हाई देयर रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो। अब अगर हमारे पास ओरिजेंटल एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजेंटल एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी एक्स विल रिमेन अनचेंज। सिमिलरली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। अगर हम लोगों ने ओरिजेंटल डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना हो तो हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि जो इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, जितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस उतनी इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, और वही इसकी हमारे पास वी एक्स भी बन जाती है। यहाँ से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और हम लोग इसका ओरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर ओरिजेंटल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं तो एस की जगह पर हम लोग एक्स लिख देंगे, वी आई टी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग वी आई एक्स टी लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट में हम लोग एक्स यूज कर लेंगे, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्र लिख देंगे। अब अगर देखा जाए तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सिंपल वी आई एक्स इंटू टी के इक्वल बच जाएगा, और वी आई एक्स जो है वो ओरिजेंटल कंपोनेंट है, सो इसका हमारे पास जो यूज करेंगे इन टर्म ऑफ इसको एंगल में तो ये बन जाएगा वी आई कॉस थीटा इंटू टी हमारे पास बन जाएगा। सो दिस इज द ओरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। सिमिलरली हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि जिस इस फिगर में शो भी किया जा रहा है कि कोई भी एक पर्सन है वो एक हाइट से फुटबॉल को डाउनवर्ड फेंक रहा है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा जी कि वो डाउनवर्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता। आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आप इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगा सकते। तो इस वजह से जो फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप इनिशियली इसको कोई वेलोसिटी अप्लाई नहीं करते, आप एक हाइट पे जाके इसको खुद ब खुद छोड़ देते हैं और ये खुद ब खुद ही फिर डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी इस केस के लिए जीरो बन जाएगी। सिमिलरली इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि वो वेरी करती रहेगी। वो वेरी इसी वजह से कर रही है क्योंकि इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बल्कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल टू हो जाएगा जी के इक्वल बन जाता है। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो तो वो भी सेकंड इक्वेशन मोशन की मदद से फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्र। एस की जगह पर हम लोग वाई यूज कर लेंगे बिकॉज हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं। वी आई वाई इंटू टी लिख देंगे प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्र लिख देंगे। अब इस केस में भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वी आई वाई की जगह पे जीरो पुट कर देंगे इंटू टी कर देंगे प्लस वन बाई टू, ए वाई की जगह पर जी को यूज कर लें तो जी टी स्क्र बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस आएगा वो वाई इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्र बन जाता है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो इस काम के लिए हम लोग सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हम लोग फायर करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा विद ओरिजेंटल एक्सिस। तो हमारे पास जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो पॉइंट ए से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है विद एन एंगल थीटा आई, और ये प्रोजेक्टाइल डिफरेंट पॉइंट से होता हुआ पॉइंट ई के ऊपर जाके स्ट्राइक कर जाता है। और यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। इसी वेलोसिटी को मैंने इसके और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सेपरेट कर दिया है। एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा वी एक्स आई और एक कंपोनेंट बन जाएगा वी वाई आई। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो वी आई वाई जो है विच इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो पॉइंट ए के ऊपर मैक्सिमम है, लेकिन जब आप पॉइंट बी पर जाते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट का साइज डिक्रीज कर जाता है, और पॉइंट सी पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर एक और चीज़ जो समझने वाली है, अब ये देख सकते हैं कि जो ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिमेन सेम है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, वो अनचेंज है, जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एरो यूज किया जा रहा है जिसके साथ जी लिखा हुआ है,
जो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही एक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा। पॉइंट डी और ई पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो आपको दोबारा फिर वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो नजर आएगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ए और बी पर अपवर्ड था, डी और ई पर देखेंगे तो ये हमारे पास डाउनवर्ड बन जाता है, क्योंकि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। हम लोगों ने फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो। तो इस काम के लिए लोग सपोज करते हैं कि वी आई कॉस थीटा और वी आई साइन थीटा जो है ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि ओरिजेंटल एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ओरिजेंटल एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, तो इस वजह से जो इसका रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने इसकी ओरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बन जाता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके सबस्क्रिप्ट में साथ x यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ओरिजेंटल एक्सिस की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो वो बन जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स हमारे पास जीरो है तो वी एफ एक्स सिंपल वी आई एक्स के इक्वल बन जाएगी, विच इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग इसकी फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर आपको अच्छे तरीके से पता है जी कि जो ए वाई है वो जीरो नहीं होगा बल्कि वो माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट में एफ के साथ वाई लिख देंगे और आई के साथ भी वाई लिख देंगे, ए वाई के साथ भी वाई लिख देंगे। इस केस में जो हमारे पास वी एफ वाई बनेगा वो वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी बन जाता है। और जब आप लोगों ने ये हमारे पास बेसिकली निकला है इसका फाइनल ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और फाइनल का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल हमारे पास निकला है जी। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, ओरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ जाए तो tan थीटा यूज करके आप लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई अवर वी एफ एक्स, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी एफ वाई अवर वी एफ एक्स। तो ये हमारे पास था जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए रिलेशनशिप था। तो आप इस रिलेशनशिप की मदद से किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।